कारों पर हैं और कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर में हम लोग ने कल फिक्स असेट्स के बारे में देखा। उसके बारे में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये कि एक तो इनटेंजिबल असेट्स के बारे में रिपोर्ट कैसे करेंगे, या क्वेश्चन आ सकता है कि मूवेबल फिक्स असेट्स के बारे में आप कैसे रिपोर्ट करोगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जब तक कि सब लोग आए तब तक मैं कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कल हम लोग ने डिस्कस नहीं किए थे, आज कर लें। कल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो हमने इन डिटेल कर ली थी कि रिपोर्टिंग की एप्लीकेबिलिटी तो, लेकिन सबसे पहले हमने देखा था फिक्स असेट। फिक्स असेट्स के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनटेंजिबल असेट्स के बारे में आप क्या लिखेंगे। मान लो एक कंपनी में सिर्फ इनटेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं ही नहीं। अभी तक उन्होंने ये ट्रेंड चालू नहीं किया है कि वो कारों के पैराग्राफ ड्राफ्ट करवाएं, बट मोर सूनर और लेटर ये ट्रेंड चालू होगा ही होगा कि ड्राफ्ट अ पैरा ऑफ कारो रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन है, पैराग्राफ ड्राफ्ट करो कारों का, जिसमें कम। अब मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि इंटेंजिबल एसेट्स हैं और इनटेंजिबल एसेट्स ही हैं कंपनी में, बाकी फिक्स एसेट्स हैं ही नहीं, या इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं और फिक्स एसेट्स भी हैं। आप कैसे लिखोगे? तो आपको दो बाइफर्केशन करना पड़ेंगे। मैनेजमेंट हैज फिजिकली वेरीफाइड all the tangible assets at reasonable interval. As far as intangible assets are concerned, management has verified their documentary evidences that whether they need a proper renewal and all renewal and rights are being preserved. मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि rights renew करवाने के बाद rights जो है वो preserved है, control अभी भी है। तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में आपको ये लिखना पड़ेगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स देख लिए गए हैं और जितनी भी उनकी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर लिया गया है, दैट उनके ऊपर कंट्रोल है। क्योंकि इंटेंजिबल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन तो करना नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखना पड़ेगा ना कि लाइसेंस है तो उसकी रिन्यूअल फीस, पेटेंट है तो उसकी रिन्यूअल फीस प्रॉपरली आई या नहीं आई। तो दो लाइनें आप अपने मन से ऐड जरूर करें, वहां ये लिख कर ना आ जाए कि दिस clause is not applicable to intangibles. Next, movable fixed assets हो तो क्या करें? वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब आर्टिकल इज बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड असेट। आर्टिकल कंफ्यूज्ड है कि सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स के बारे में वो रिपोर्ट क्या करेगा, उन फिक्स्ड असेट्स के बारे में जो मूवेबल है। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देयर आर 35 लैपटॉप्स एंड दोज लैपटॉप्स आर इन द लैब्स ऑफ मार्केटिंग पीपल एंड ऑल मार्केटिंग पीपल आर मूविंग. So what should be mentioned in the fixed asset register as the location of fixed assets? Or there is a transporter who has 100 trucks. Those trucks are registered in various branches and various branches have their own trucks, but trucks are moving here and there nationwide. What should be the location of such asset? तो सर ऐसी मूवेबल असेट्स के लिए एक ही बात होती है कि वो बार बार जहां लौट कर आती है, दैट विल बी इट्स सिचुएशन। जैसे मार्केटिंग हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सब अहमदाबाद में, ठीक है, देन द लोकेशन विल बी एट अहमदाबाद। या ब्रांचेस के पास 10-10 ट्रक हैं और वो उन स्टेट में रजिस्टर्ड है जिन स्टेट में ब्रांचेस हैं, तो उनकी लोकेशन वो ब्रांचेस होगी, न कि हेड ऑफिस। ऐसे बातें गाइडेंस नोट में ही कही गई। फिक्स असेट्स के बाद हमने देखा था इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में
वैल्यूएशन वाली बात यहां नहीं है। गलती से भी वैल्यूएशन को कारों में डिस्कस नहीं करना है। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत है तो इट विल बी मैटर ऑफ मेन ऑडिट रिपोर्ट, नॉट अबाउट कारो, क्योंकि कारो में इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या बात की गई? इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या बात की गई? ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल। फिर मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर लगाई वो अप्रोप्रिएट है, और जो रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली मेंटेन है। एवरीबडी नोज दैट stock records contains only quantitative details, not valuation. So it's not at all responsibility of auditor to report under कारो। हो सकता है क्वेश्चन बना करके दे दिया जाए कि आर्टिकल्स का कहना है कि चूंकि हम मेन ऑडिट रिपोर्ट में इन्वेंट्री को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए कारो के अंदर भी हमें इन्वेंट्री वाले पॉइंट में ये इंक्लूजन करना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट नीडेड। इन्वेंट्री के बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा, दैट वाज लोन्स गिवन। लोन्स गिवन टू सेक्शन 189 पार्टीज। इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोन गिवन कौन से? लोन गिवन ड्यूरिंग द ईयर है, या प्रीवियस ईयर वाले लोन अगर चल रहे हैं और इस साल कोई नए लोन नहीं दिए गए तो भी रिपोर्ट करना है। चलिए, आपने खोल रखा है पॉइंट, जरा कारो खुली हुई है, देखकर बताएं, मेरे प्रश्न का जवाब दें। आर्टिकल का कहना है कि सर इस साल कंपनी ने सेक्शन 189 पार्टीज को कोई भी लोन नहीं दिए हैं, इसलिए हमें कारो में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। इज इट ओके? इज इट ओके? नो। लोन इस साल दिए हो या लोन पिछले साल दिए हो, डजेंट मैटर। लोन कभी भी दिए हो, लोन कंटिन्यू होना जरूरी है। सर लोन थे, हाफ ईयर तक तो लोन थे, अक्टूबर तक सारे लोन रीपे हो गए। व्हेन देयर इज नो आउटस्टैंडिंग लोन्स, वी नीड नॉट टू रिक्वायर एनीथिंग ऑन लोन्स। ये आर्टिकल का कहना है। आप बॉस हैं, सजेस्ट कीजिए। ओपनिंग में लोन्स थे, ड्यूरिंग द ईयर लोन्स खत्म हो गए। एट द क्लोज ऑफ द ईयर वी हैव नो लोन्स। नाउ गो टू द पॉइंट्स एंड देन जस्ट वेरीफाई whether we should report, and if so then what to report. Do you think that it is reportable point, and if it is reportable point then how you are going to report it? बिल्कुल, पहली बात आपको इन लोन्स के बारे में रिपोर्ट करना ही है, इनकी रेगुलरिटी के बारे में रिपोर्ट करना ही है। जहां तक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सवाल है, ये भी रिपोर्ट करना है कि जो लोन रीपे हो गया उसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पूरा अमाउंट आ गया है ना। और आपको बस यही लिखना पड़ेगा, दीज लोन्स हैव बीन स्क्वायर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर, हेंस रिमेनिंग पॉइंट में जो बोला गया है कि मोर देन 1 लाख एंड ऑल दैट, वो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ड्राफ्ट कैसे करेंगे? पहला पॉइंट क्या है? वेदर कंपनी हैज गिवन लोन टू, ग्रांटेड सर्टेन लोन्स टू, तो हम लिखेंगे कंपनी हैड ग्रांटेड सर्टेन लोन्स टू इट्स रिलेटेड पार्टीज अंडर सेक्शन 189, although those loans have been squared up to the end of the financial year. During such tenure of loan in current year, there was no irregularity found in either repayment of the principal or repayment of the interest. As loans have been squared up, no reporting is required regarding reasonable steps. इतना अपने को लिखना पड़ेगा, दैट इज आवर ड्यूटी। तो सर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई लोन रीपे भी हो गया है तो अपने को उसको लेने का जरूरी है। अब साहब ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल का कहना है कि
कंपनी ने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है और उसका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ही नहीं है और उसके कोई स्टिपुलेशंस ही नहीं है कि लोन की इंस्टॉलमेंट किस तरीके से बनी है और उस पर इंटरेस्ट कितना लगा है। ड्राफ्ट अ पॉइंट अंडर कारो इन सच सिचुएशन। ये इंस्टीट्यूट की अगली स्टेप रहेगी, आई वॉर्न यू। और जिस दिन एक बार ये खुल गया रास्ता कि ड्राफ्ट अ पॉइंट ऑन कारो, हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम तो कारो में होती है। अब देखो ये वाली सिचुएशन आ गई, हम गए हैं, हमने देखा लोन दिया गया है, सब्सिडरी को लोन दिया गया है, कोई 189 में लोन दिया गया है, कोई लोन जो दिया गया है उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। दे डू नॉट एंटेड इनटू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में नहीं घुसे वो तो, और एग्रीमेंट नहीं है और स्टिपुलेशन भी नहीं है कि उनकी इंस्टॉलमेंट क्या है और ये भी नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट क्या है। अब मैं कैसे रिपोर्ट करूं? तो आपको कई बार रिजर्वेशन ऑफ ओपिनियन देना पड़ेंगे अंडर द कारो, और आपको लिखना पड़ेगा कंपनी हैज ग्रांटेड certain one loan to its subsidiary amounting to this much rupees. We found no agreement between no formal agreement have been entered into between these two companies, though we got written representation from management that this loan is free or interest free loan which is given to section 189 part D with such reasons. But as no stipulations are in writing, we are unable to report whether the repayment of interest and principal is regular or not. अच्छा, एक बात और, आपने किसी रिलेटेड पार्टी को लोन दे दिया, वो भी इंटरेस्ट फ्री। हेलो, इज इट नॉट अ पॉइंट टू बी रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जहां पर उन्होंने बोला था कि अगर कोई एडवर्स फंक्शनिंग आपको दिखती है तो आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए। यस, वी हैव टू रिपोर्ट इन मेन रिपोर्ट। भाई, absence of an agreement to a loan which is given to related party without any stipulation and without any interest in itself shows that company is not functioning well. शेयरहोल्डर्स का पैसा इतना भी फालतू नहीं है कि आप रिलेटेड पार्टीज को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो, जबकि आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल खुद 12% चल रही हो। ये तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का जीता जागता नमूना है। तो ये तो मेन रिपोर्ट क्वालिफाई करने जैसी बात हो जाएगी। कारो में तो खैर जो है वो हम डिस्क्लेम ही कर देंगे, बट मेन रिपोर्ट में तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा कि स्टिपुलेशन नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग। दैट इज कॉल्ड लोन्स गिवन। लोन्स गिवन के बाद हमने अगला पॉइंट देखा था इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पर एक क्वेश्चन वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में, हर रिपोर्ट में कह रहा है कि कैश सेल्स का कलेक्शन सिस्टम वीक है और मैनेजमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। व्हाट इज योर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आधे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, उन्हें ध्यान ही नहीं आएगा कि इसके बारे में हम कारों में कुछ कहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑडिटर की पिछली 12 की 12 रिपोर्ट हर बार कह रही है कि कैश सेल्स के कलेक्शंस का सिस्टम प्रॉपर नहीं है। जाकर देखें, हमारे इंटरनल कंट्रोल के एक पॉइंट में लिखा हुआ है, मेजर वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल हैव नॉट बीन रिपेयर्ड। अगर मेजर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल में है और अगर वो रिपेयर नहीं हुई है तो हमें रिपोर्ट करना जरूरी है। उस इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट में ही देखो,
है नहीं है, अंडरलाइन किया जाए। क्वेश्चंस जो है ना फाइनल लेवल पर ये आएंगे। कल तो क्या था कि इतनी देर हो गई थी कि आप उस क्वेश्चंस को, ये सारे डिस्कशन मेरे फालतू हो जाते हैं, इसलिए कल तो कोई मतलब ही नहीं था इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। वी ऑलरेडी हैड 4 आवर्स, तो वो एक सेचुरेशन लेवल आ जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, ये पॉइंट रिपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे 265 के अंदर आपने रिपोर्ट कर दी, डू यू हैव एनी एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर ये क्वेश्चन आ गया बाबू तो भी आपको कारो बतानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 265 के अंदर मेजर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट को तो रिपोर्ट कर दो लेकिन शेयर होल्डर को आप रिपोर्ट ही ना करो। सर बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। There is a cross questioning of asset 265, cross connection of asset 265 with Caro point. मेजर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल अगर कारो में रिपोर्ट की है तो 265 के हिसाब से रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर 265 में रिपोर्ट की है तो इट शुड बी रिपोर्टेड अंडर कारो। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन जबरदस्त दे दिया जाए कि जब आप इंटरनल कंट्रोल को चेक कर रहे थे आपने देखा कि इंटरनल कंट्रोल में एक मेजर वीकनेस है, आपने उस मेजर वीकनेस का ध्यान ऐसे 265 के थ्रू लेटर लिखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिलवाया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो लेटर लिखकर आपने दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। Now the article is asking you, sir, is there any reporting responsibility of ours on this matter, or our duty is over under SSC 265? Sir, your duty is not over under SA 265. Your duty under SA 265 is over, but your reporting responsibilities requires. और ये मेजर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल में है तो ये यहां भी आएगी और मेन रिपोर्ट में भी आएगी, क्योंकि मेन रिपोर्ट में भी हमने देखा था कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्लेस पर हैं या नहीं है। आप लोग सीए फाइनल में हो, मैं चाय और पोहे की दुकान का एग्जांपल लेके आपको इंटरनल कंट्रोल आईपीसीसी में बताता था, लेकिन यहां पर आपको फाइनल लेवल पर कैश के इंटरनल कंट्रोल्स, एक्सपोर्ट्स के इंटरनल कंट्रोल्स, परचेसेस के इंटरनल कंट्रोल्स लेके आगे बढ़ना पड़ेगा और कारो के साथ जोड़ना पड़ेगा। और अब कारो और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किन किन पॉइंट्स पे जुड़ रहे हैं वो भी तो देख लो। 265 और इंटरनल कंट्रोल एक साथ जुड़ा हुआ है। 189 को लोन दिया हुआ है, ऐसे 550 एज इट इज जुड़ा हुआ है। हेलो, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो जाए कि वो हमसे पूछ रहा हो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और हम लिख रहे हो कारो, और वो हमसे पूछ रहा हो कारो और हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सेक्शन 189 वाला पॉइंट ऐसे 550 के साथ जुड़ा हुआ है। हेलो, इन्वेंट्री वाला पॉइंट वाज रिलेटेड विद एसए 501, वो तो मैंने कल ही बता दिया था। हेलो, एंड फिक्स एसेट्स वाले पॉइंट में मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, इन्वेंट्री में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, दैट इज 580। टेक केयर ऑफ दैट। इंटरनल कंट्रोल के बाद अगला पॉइंट आया था, दैट इज अबाउट पब्लिक डिपॉजिट्स। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हमने 265 में रिपोर्ट किया देयर इज अ मेजर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट ने वो वीकनेस सुधार दी, देयर वाज नो loophole now in the internal control system. Major weakness when repaired, is it required to report in Caro? No. Caro reporting requirement is only required when major weakness in internal control is not repaired by management. If it is repaired by management to your satisfaction, no need to report. कुछ नहीं बताएंगे। वैसे तो हम सारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो कर रहे हैं, कहां सब में गलतियां मिलती तो हम बताते कि हमें गलती भी नहीं, हमने किया। नीड नॉट टू रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा आपको कम्युनिकेट करना है तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ऐसे 260 में कम्युनिकेट कर दो
जो मेजर वीकनेस मिली थी वो मैनेजमेंट ने सुधार दी है एंड नाउ वी आर सेटिस्फाइड। आप ऐसे 260 में जाकर रिपोर्ट कर दो वापस, बाकी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई वीकनेस है बॉस, तो बहुत क्लियर है, ऐसे 250 का वायलेशन हो रहा है। इट्स अ मेजर नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द क्लोज एसोसिएशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विथ कारो। किसी दिन अगर क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विल यू कंसीडर व्हाइल रिपोर्टिंग अंडर कारो, कंसीडर इन ईच पॉइंट व्हाट स्टैंडर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज, मजा आ जाएगा। सारे पॉइंट्स में क्रॉस कनेक्शन है। आप फाइनल में हो सर, आपके सिलेबस के ऊपर ही लिखा हुआ लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज काम चलाओ नहीं, एक्सपर्ट। सो यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस थिंग्स। सी how closely associated this section 76 to 74, 75, 76, 77, how these are very well connected with what deposit. chapter 5 जो deposits का है वो 74 से शुरू होता है। so 74, 75, 76 तीन सेक्शन मेजर सेक्शन है जो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन में हेफ्टी पेनल्टीज की तरफ ले जाती है, करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगती है सर उसमें। So in that case, one has to be very clear. If you are reporting under CARO that there is a default in repayment of public deposit, तो आपको मेन क्वालिफाइड रिपोर्ट में भी डालनी पड़ेगी क्वालिफिकेशन अबाउट द नॉन कंप्लायंस। हेलो, इट मे पॉसिबल दे मे आस्क व्हाट आर द पॉइंट्स अंडर CARO which may become a major qualification in the main auditor's report. मेन ऑडिटर रिपोर्ट में मेन क्वालिफिकेशन बन सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं तो आप निकाल के दे दीजिए। ऑल नहीं, फिक्स एसेट रजिस्टर प्रॉपरली न रखा गया है, लेकिन फिक्स एसेट अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड है तो देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द मेन रिपोर्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज वेरी गुड बट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैव नॉट बीन मेड प्रॉपरली, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट कि कब हम क्वालिफिकेशन देंगे और कब हम एडवर्स रिमार्क्स देंगे। एडवर्स रिमार्क्स देना और क्वालिफिकेशन दोनों में अंतर है। क्वालिफिकेशन मीन्स समथिंग विच इज अफेक्टिंग बैडली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड समथिंग विच इज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैडली विल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफिकेशन। इंटरनल कंट्रोल के अंदर अगर मेजर वीकनेस है जिसके कारण फ्रॉड्स हो रहे हैं या होने की संभावना है तो इट्स अ मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन, अदरवाइज नॉट। पब्लिक डिपॉजिट तो ऐसा है कि आपने लिखा कि देयर इज अ डिफॉल्ट इन पब्लिक डिपॉजिट, तो बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स अ क्वालिफिकेशन ऑफ द मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट। 189 के अंदर आपने रीपेमेंट ऑफ लोन वाली बात जो की है, वो लोन ही गलत पार्टीज को दिए गए हैं अंडर द वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, तो मैटर ऑफ मेन ऑडिट रिपोर्ट हो जाता है। बट इट ऑल डिपेंड्स। देन कम्स पब्लिक डिपॉजिट के बाद अगला पॉइंट हमारा था, that was पब्लिक डिपॉजिट्स के बाद पब्लिक डिपॉजिट्स का पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है। पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या कंपनी ने क्या किया है, क्या कंपनी ने डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई एंड प्रोविजंस फॉर सेक्शन 73 to 76 or any relevant provision of Companies Act and its rules on orders and all that, ठीक है, कहीं वायोलेट तो नहीं किए हुए। अब साहब व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपने
if the company accepted deposits from public, whether the following are complied with. पहला point, directives issued by Reserve Bank of India. ठीक है. Provision of section 73 to 76 or any other relevant provision due under the Companies Act. Orders, if any, passed by the Company Law Board or NCLT or RBI or any court or tribunal, and the nature of contravention, if any, should be stated in the report. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया पब्लिक डिपॉजिट. अब क्या हुआ, यहां पर आपको ये नहीं बोला गया कि पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर जब पब्लिक डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किए हैं, देखो यहां पर सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस और रीपेमेंट्स. एक तो एक्सेप्ट करते टाइम आपने प्रॉपर ध्यान रखा और एक रीपेमेंट करते टाइम प्रॉपर ध्यान रखा. ये दो पॉइंट्स उन्होंने आपके यहां पे कवर कर दिए. लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ पब्लिक डिपॉजिट्स अगर आपने ले रखे थे तो वो कुछ कंपनीज को वापस करना थे. इवन प्राइवेट कंपनीज को भी वो जो लोन्स ले रखे थे वो वापस करना थे. बाद में 31 मार्च के दिन ये पॉइंट आ गया कि उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है. अब इस पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार तो वो सेक्शन 74 के अंदर ही क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जो मैंने डिस्कस भी किया था आपसे जब मैंने नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन पढ़ाया था. उस वक्त डिस्कस किया था कि कुछ डिपॉजिट्स ऐसे थे जो आपको वापस करना थे सेक्शन 74 में. वो कौन से डिपॉजिट्स थे, जो डिपॉजिट्स आपने लिए थे कब, 1956 एक्ट के डिपॉजिट्स थे जिनको आपको वापस करना था. और वो विद इन 1 ईयर दे हैव टू बी रिफंडेड बैक. अब चूंकि वो ट्रांजिशनल प्रोविजन आ गया इसलिए वो क्वेश्चन अब आना मुश्किल है. लेकिन अब क्वेश्चन जो आएगा वो कौन सा आएगा, द क्वेश्चन इज कि कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और उस कंपनी ने कुछ लोन्स लिए हुए थे. दोज लोन्स वर टेकन इन प्रीवियस कंपनीज एक्ट. They have still not been repaid. Last year's auditor report had been qualified, क्योंकि लास्ट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट के आने तक सिचुएशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की क्लियर नहीं थी, इसलिए लास्ट ईयर के कारों में वो पॉइंट जो था वो क्वालिफाइड था कि कंपनी ने रीपे नहीं किया है. एंड नाउ इन दिस ईयर्स रिपोर्ट आप इस पॉइंट को कैसे डील करोगे. ये आज की बहुत बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि पिछले साल रिपोर्ट को हमने क्या कर दिया, क्वालिफाई, और इस साल वो क्वालिफिकेशन रही नहीं क्योंकि नॉर्म्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए. तो आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा पिछले कारों का. आपको लिखना पड़ेगा इन लास्ट ईयर्स कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर अ पॉइंट वाज मेंशन्ड दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ non-repayment of public deposit within the stipulated time by the company under section 74 of the Companies Act 2013. Now, according to Ministry of Corporate Affairs, these deposits are not required to be given back because these have been accepted in previous Companies Act. Hence, there is no non-compliance now with the deposits. ये आपको देना पड़ेगा इस बार. तो ये एक क्वेश्चन है जो हॉट क्वेश्चन है जो आ सकता है ओवर द पब्लिक डिपॉजिट. ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. नाउ पब्लिक डिपॉजिट्स पे अगला, पब्लिक डिपॉजिट के बाद अगली बात आई थी आपकी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की. उसके तो दोनों तीनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए थे. उसके बाद बात आई थी किसकी, स्टैट्यूटरी ड्यूज की. इन पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. सर एक्साइज डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर एक डिमांड शो कॉज नोटिस निकाला. क्या शो कॉज नोटिस जिसका अब तक जवाब दिया जाना पेंडिंग है, हालांकि अभी उसका टाइम नहीं निकला है शो कॉज नोटिस का, तो whether the matter is treated as to be disputed at present. शो कॉज नोटिस अपने आप में लाइबिलिटी नहीं है तो फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज कहां हुए.
ड्यूज तो वो होते हैं जो हमारे ऊपर निकाल दिए जाएं। क्यों ना आपके ऊपर 2 लाख रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए क्योंकि आपने ये वायलेशन किया है, ऐसा नोटिस है। कृपया 1 महीने के अंदर जवाब दें। अभी 1 महीना नहीं बीता है। हेलो, इसलिए कंपनी में कोई प्रोविजन नहीं है। क्या इस लाइबिलिटी को आप ड्यू लाइबिलिटी बोलोगे? नो, नॉट एट ऑल। इट इज नॉट ड्यू। ये अभी तक ड्यू नहीं है। दिस लाइबिलिटी विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यू। ठीक है। डिमांड नोटिस ही आ गया, शो कॉज छोड़ो, सीधे डिमांड आ गई, 2 लाख रुपए भरो, और उन्होंने सारे सबूतों के साथ आपके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर दी। अब आपने कहा कि नहीं यार बॉस, ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप सीधे अपील में चले गए, या आपने कोर्ट से स्टे ले लिया। हेलो, अगर आप अपील में चले गए तो वो हो गया डिस्प्यूटेड, और अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया तो भी वो हो गया क्या? डिस्प्यूटेड। अब सब प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही वो आया अगस्त में, हम सीधे अपील में चले गए, या हम हाई कोर्ट में चले गए, वहां पर जाकर उन्होंने स्टे दे दिया, और फिर हाई कोर्ट ने उस मैटर को देखा, और देखने के बाद नवंबर में बोला नहीं भाई कंपनी, तुमको तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब ऑडिटर बोल रहा है कि इसका अनडिस्प्यूटेड स्टेटस कब से मानूं? जिस दिन डिमांड रेज हुई थी उस दिन से इसका स्टेटस अनडिस्प्यूटेड मानूं, या जिस दिन से हाई कोर्ट ने स्टे हटा लिया और कह दिया नहीं भाई कंपनी तुमको ये पे करना पड़ेगा, उस दिन से इसको ड्यू मानूं? इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली बोला, अगर एक लाइबिलिटी आपके ऊपर आई जिसको आपने अपील की और वो डिस्प्यूटेड बन गई, तो वो तब तक डिस्प्यूटेड है जब तक उसके बारे में फैसला नहीं हो जाता। व्हेन इट अगेन ऑब्टेन्स द स्टेटस ऑफ अनडिस्प्यूटेड, वहां से आपको 6 महीने काउंट करके उसको रिपोर्ट करना है। फ्रॉम देयर यू हैव टू काउंट 6 months। आपको वहां से 6 months काउंट करना है जहां से स्टे वापस हट गया और फैसला आपके खिलाफ चला गया, वहां से 6 महीने गिनना है बैलेंस शीट डेट तक। और ये 6 महीने ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट तक नहीं गिनना है, ये 6 महीने कहां तक गिनना है? फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 6 महीने से ज्यादा अनडिस्प्यूटेड होना जरूरी है। चलिए, वो भी क्लियर हुआ। सर ईयर एंड जब हमारा होता है, या हम लाइबिलिटी की बात करें, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज तो एक्साइज ड्यूटी के भी होते हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज तो एक्साइज ड्यूटी के भी होते हैं। और मजेदार बात यह है कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब भी पढ़े हैं उनमें यह पढ़ा है कि एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर होती है, और चूंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर होती है इसलिए हमारा गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर एक्साइज ड्यूटी ये कहता है कि एक्साइज ड्यूटी को आपको मानना चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन ऐड होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन ऐड होना चाहिए, यानी कि प्रोविजन होना चाहिए। अब प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी जो लिखा हुआ है वो तो वहां पे एक्साइज ड्यूटी, प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी पेएबल आपने बना दिया और उतना स्टॉक में जोड़ दिया। अब वो आपसे पूछेगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जिसके अंदर एक्साइज ड्यूटी जुड़ी हुई है उसका एक प्रोविजन बनाया हुआ है एक्साइज ड्यूटी पेएबल, वो स्टॉक इस 1 अप्रैल तक भी नहीं, इस 31 मार्च तक भी नहीं बिका है। द प्रोविजन इज स्टिल देयर इन द बैलेंस शीट। नाउ आर्टिकल इज कंफ्यूज्ड दैट वी हैव नॉट पेड द स्टैट्यूटरी ड्यूज which have been due for more than 12 months. Comment. सन्नाटा क्यों है भाई? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका आर्टिकल आपसे आके पूछ रहा है
6 महीने बाद आपकी बुद्धि में ऐसा कौन सा महान क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा कि आप अपने आर्टिकल को समझा पाओगे। खाली रिजल्ट आने से तो माइंड फॉर्मेट नहीं होता ना। लेवल तो यही रहने वाला है। आज से 6 महीने पहले अपने में ऐसा क्या था और आज 6 महीने बाद अपने में ऐसा क्या आ जाएगा। इट्स जस्ट एटीट्यूड विच चेंजेस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता आदमी में। तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि एटीट्यूड के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता। माइंड तो उतना ही रहता है, आज से 6 महीने बाद भी माइंड वही रहेगा, लेकिन क्लाइंट बैठा होगा सामने और आप जब बैठोगे तो एटीट्यूड है, और एटीट्यूड आपने जो रख लिया आपका दिमाग वैसे ही चलने लग जाएगा जैसा आपका एटीट्यूड होगा। तो एटीट्यूड मैटर्स ऑलवेज, इसलिए मैं बहुत एटीट्यूड में रहता हूं। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि हाँ तो और क्या करूं बताओ। क्या आप खुद ही सोच लो यार, आपका क्लाइंट आज से 6 महीने बाद आपके सामने आके बैठ गया, आप तो ऑफिस खोल के बैठ गए, टेबल कुर्सी डाल दी मस्त वाली, इनॉग्रेशन में मेरे को भी बुलाया, मैं भी आया, और आपका क्लाइंट आ गया और उस क्लाइंट ने आपसे यही सवाल पूछा, या आपका आर्टिकल आपने नया अपॉइंट किया, एकदम से नए नए चार्ट अकाउंटेंट, नए नए आर्टिकल, वो आर्टिकल इतना क्रांतिकारी को मुझसे पढ़ के आया और आपसे आके सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करें बताओ। एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन इन्होंने लास्ट ईयर करके रखा था और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो एक्साइज ड्यूटी डाल के रखी थी, और वो गुड्स फैक्ट्री के अंदर ही पड़े हैं अभी तक, और वो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी पड़ा हुआ है, स्टैट्यूटरी ड्यूज तो पे ही नहीं हुआ 12 महीने ज्यादा, चलो कारों में रिपोर्ट करें। अब आप क्या बोलोगे, असीम सर के नोट्स या बुक निकालो उसमें देख के बताते हैं। ऐसा तो कर ही नहीं पाओगे, आपको निकालना पड़ेगा गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी एक्साइज ड्यूटी ड्यू फॉर पेमेंट तो तब होगी जब आप फैक्ट्री से गुड्स रिमूव करोगे, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज ड्यू ही नहीं हुए। और क्या हमने तो पेएबल प्रोविजन बना लिया। आपने पेएबल का प्रोविजन बना लिया बिकॉज इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 ने कहा यह ऑब्लिगेशन है, बना के रख ले, बट इट इज नॉट ड्यू फॉर पेमेंट। ड्यू फॉर पेमेंट भी एक चीज होती है। वैसे तो 31 मार्च को पीएनएल बनाते ही आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी ड्यू हो जाना चाहिए। 35% कॉर्पोरेट असेसमेंट टैक्स लगा दो और बना लो, लेकिन तुम तो रिटर्न लास्ट डेट को ही सेल, जब तक इंटरेस्ट लगना चालू नहीं होता तब तक अपन कहां कुछ करते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लास्ट ड्यू डेट पे ही तो पे करते हैं। हेलो, तो ड्यू फॉर पेमेंट बात वहां पर है, ये स्टैट्यूटरी ड्यूज में बात ध्यान रखी जाए। और ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इरेगुलर होना अलग बात है और एरियर में होना अलग बात है। If there is no arrear but there is an irregularity, then you have to report. If there is arrear, तो अपने आप में ही there is no regularity। ऐसा कभी नहीं होगा कि एरियर में है अपन रिपोर्ट करें नो इरेगुलरिटी फाउंड। प्लीज मेक इट श्योर। और टैक्स ऑडिट से क्रॉस चेक करना तो मैंने आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज में बता ही दिया था। स्टैट्यूटरी ड्यूज के बाद आती है बात अबाउट दी क्या क्लॉज नंबर, हाँ क्या है क्लॉज नंबर 8 जी, सिक इंडस्ट्रीज या सिक कंपनीज। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस पॉइंट को रिपोर्ट करते टाइम ये जरूर देख लेना कि कंपनी की उम्र 5 इयर्स और मोर हो। मोर देन 5 ईयर है कि 5 इयर्स और मोर है? नॉट लेस देन 5 ईयर। इसका मतलब क्या होता है 5 इयर्स और इंस्टीट्यूट आपको मालूम है कि जब भी क्वेश्चन पूछती 5 ईयर पे ले जाके टांगेगी। अब आप टॉस के बॉस बन जाओ, साला मोर देन था कि लेस देन था कि इक्वल टू था। इट इज 5 इयर्स और मोर। ठीक है, अगर एक कंपनी को 5 इयर्स और मोर हुए हैं तो ही एक क्लॉज लगेगा। तो जिन कंपनीज को अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं उनमें से इस पॉइंट को डिलीट कर दें। नहीं, आपको लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए एज द कंपनी हैज नॉट incorporated for more than 5 years, hence reporting under this point is not required। तो या तो ऊपर ही मैंने जैसा कल बताया था वैसा करें, या फिर नीचे रिपोर्ट में डिटेल में दे दें कि एप्लीकेबल नहीं। ओके,
5 years और मोर हुए हैं, उसके बाद आपको यह देखना है कि वेदर एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या हुआ, मोर देन और इक्वल टू 50% ऑफ नेटवर्थ। मोर देन और इक्वल टू दोनों आएंगे सर, एक्सीडिंग है। जस्ट अ मिनट, देयर वाज अ लास्ट ईयर्स ऑडिट कारो एंड दिस इज करंट ईयर्स कारो, लेट मी चेक। एक मिनट की बात, बेटा रुक जाओ। Whether in case of company which has been registered for a period of not less than 5 years, its accumulated losses at the end of the financial year are not less than 50%। कहां गलत है, किताब में गलत है, सुधारा जाए, सुधारा जाए। मैंने बोला ना, क्या लिखा है यहां पे, मोर देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन 50%। ये वाला क्लॉज जो है ना, ये बहुत स्पेशली ध्यान रखना, इसमें कॉमन मिस्टेक है एक्सीडिंग हो जाना। क्योंकि क्या होता है, पूरी कारों के अंदर एक्सीडिंग 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 चल रहा है। यही एक क्लॉज है जो मोर देन और इक्वल टू पे लेके आता है। द ओनली क्लॉज इन कारो विच इज बेस्ड ऑन मोर देन और इक्वल टू, अदरवाइज कंप्लीट कारो इज ऑन एक्सीडिंग, पूरी कारो एक्सीडिंग पे। इसलिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर इकट्ठे होकर मोर देन और इक्वल टू 50% ऑफ द नेटवर्थ पहुंच गए, एक मिनट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन से, रिपोर्टेड बाय एंटिटी और रिपोर्टेड बाय एंटिटी प्लस qualification of auditor about non-provisioning of liability। अब जो लोग आज नहीं आए कि आखिरी के 4 पॉइंट तो बच्चे हैं कारों के, अब उनका मैं क्या करूं सर, बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। उसने रिपोर्ट किया, उसकी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व जो नेटवर्थ उसकी थी, उसने रिपोर्ट की 5 करोड़, और जो लॉसेस एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं वो आ रहे हैं 2 करोड़ 25 लाख। ऑडिटर कह रहा है कि तुमने 30 लाख के प्रोविजन नहीं बनाए और लाइबिलिटी प्रोवाइड फॉर नहीं की 30 लाख की। अगर तुम 30 लाख के लाइबिलिटी प्रोवाइड फॉर कर देते तो 2.5 लाख के ऊपर पहुंच जाते, क्या, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मैं क्वालिफाई कर रहा हूं तुम्हारी रिपोर्ट। सामने वाला बोल रहा है ऑडिटर तेरे को क्वालिफाई करना है तो तू कर दे, पर यार तू ये कारों में मत लिख। देख हम तो अभी 50% नेटवर्क तक गए नहीं। हमारी रिपोर्टेड नेटवर्थ एक्यूमुलेटेड लॉसेस अभी कितने हैं, 2 करोड़ 25 लाख। 5 करोड़ की नेटवर्थ पे कितना होना चाहिए था, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ तो अभी टच ही नहीं हुए, हम तो 2 करोड़ 25 पे। ऑडिटर कह रहे वो 30 मेरे भी लो जो मैं क्वालिफाई कर रहा हूं। अब किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि क्वालिफाई भी कर रहे हो और उधर भी ले रहे हो। उधर ले रहे होते तो क्वालिफाई करते, क्या हद्दी कर रहे। क्वालिफाई किया हुआ है तो मतलब सामने वाले ने सुधारा ही नहीं है, सामने वाले ने सुधारा नहीं है, इसलिए टोटल कितना हो गया, 2 करोड़ 55 लाख, और 2 करोड़ 55 लाख हो गया, मतलब कारों में ये पॉइंट आएगा। और तो पॉइंट रिपोर्ट क्या करना है, व्हाट इज टू बी रिपोर्टेड, व्हाट वी हैव टू रिपोर्ट, रिपोर्ट करना है वेदर it has incurred cash losses in such financial year and in immediately preceding financial year।
अगर ऐसा है तो आपको रिपोर्ट करना है कैश लॉस इन करंट ईयर एंड इन प्रीवियस ईयर। ध्यान देना भैया और बहनों मेरे, वो ये कि हाँ भैया और बहन बोलने के बाद मेरे नहीं बोल दूं तो गड़बड़ हो जाती। तो इंपॉर्टेंट इज कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अब इसलिए हो गया है कि मान लो आपको उसको ब्लैकमेल करना हुआ, एजुकेशनली इमोशनली ब्लैकमेल करना हुआ, एकेडमिकली ब्लैकमेल करना हुआ, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको बोल देगा कि यार ऐसा करो कि एक कंपनी में इस साल कैश लॉसेस हो गए हैं, इज देयर एनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको दिखा कैश लॉस, आप हो गए बावले। भैया कैश लॉस होते ही कारों में नहीं देना है, क्योंकि उसने आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा है द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन करंट ईयर। हेलो, उसने क्वेश्चन में ये भी लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन करंट ईयर एंड इनकर्ड ह्यूज कैश लॉसेस विच आर मोर देन 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ। तो पहले साल में तो ऐसा होएगा ही होएगा कि नेटवर्थ के 50% के ऊपर चले गए। वेदर इट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज देयर, नो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज देयर सर। अभी उसको 5 साल का तो होने दो कंपनी को। हेलो, जैसे बच्चों में 5 साल तक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स चलते हैं, ऐसे इनमें भी चलते हैं। डोंट वरी, इट्स अ प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, चलता है, नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट दी सिक कंपनी। सर पूरा बता दिया, देखो अब आपने कैश लॉस नहीं बताया हमको। CA finals, do you want me to throw some light on cash losses? No, we don't want you to throw light on cash losses, but if you throw some light on cash losses, it will be highlighted, so we will be able to grasp. So let me highlight it, not throwing light. वो तो आपको पहले से मालूम। क्या मालूम वैसे कैश लॉसेस के बारे में? जितने भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स जो इम्पेयरमेंट है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजंस हैं, वो सब भी हटा दूं और कंपनी फिर भी किस में रहे? लॉसेस में। कंपनी इज ऑलरेडी इन लॉस एंड इफ आई रिमूव ऑल दीज नॉन कैश expenditures, still the company is in loss, I'll say it is cash loss. So cash loss आपको देखना पड़ेगा. We have to take care of the cash losses. Now ओ ग्राम पंचायत, क्या फैसला रहा? इतनी देर से तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो, समस्या क्या है? मेरे से भी पूछ लो. समस्या जो है वो उसका बहुत बढ़िया, उन्होंने ग्रुप डिस्कशन करते जरूर है लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचाते हैं. कोई है पॉइंट? नहीं, डिस्कस तो तुम कर रहे थे बहुत देर से. इफ पॉइंट इज देयर देन यू कैन रेज. अच्छा ठीक है ना, वो क्लास के बाहर भी नहीं पूछते हैं. तुम्हारा देश अलग बना के तुम अलग संविधान बनाओगे? नाउ हाँ, आजादी कोई भरोसा नहीं भैया, कभी भी कोई भी आजाद हो जाता है. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट, 2 नारे लगाने की तो जरूरत है, आदमी आजाद है. चलिए. सो अब अगली बात, स्टैट्यूटरी ड्यूज में एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. छोड़ क्या दिया था? छूट गया था. क्या इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड रूल मेड देयर अंडर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सच फंड विद इन टाइम? आप सबको मालूम है कि अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट जो है वो कहां रखा हुआ होता है? अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट फॉर द ईयर दिस करके एक शेड्यूल बैंक में हम अकाउंट खुलवा देते हैं और 7 साल तक उस अकाउंट से वहां से पेमेंट हो जाता है. और 7 साल तक वो अमाउंट जब पेमेंट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है. नहीं होता है तो
उसे इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है। मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सेमिनार में जाता हूं और उनको बोलता हूं तो उनको सख्त हिदायत देता हूं कि बिवेयर ऑफ सीए फाइनल स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज देयर 1.5 माइंड, डेढ़ अक्ल जो है, दैट इज गोइंग टू करेक्ट इट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज वो मान लेंगे कि अरे ये तो गलती हो गई, 1956 लिखा है, 2013 कर दिया। कर मत देना, अपने ऑफिस में कर तो नहीं दिया। हेलो, मुस्कुराहट ये कह रही है कि 2-4 ने कर दिया है, और ये तो 1956 लिखा है, क्या है यार, 2013 कर दो। बेटा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की न्यू सेक्शन अभी नोटिफाई नहीं हुई है। We have the old section only. That's why it is 1956. न मेरी किताब में गलती है, ना कारों में। It is 1956 only. 2013 मत कर देना उसको, 2013 तब करना जब नोटिफाई हो जाए 2013 में। चलिए, छोटा सा पॉइंट था। अब आते हैं डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और डिबेंचर होल्डर। अगला पॉइंट है कारों में कि क्या डिबेंचर होल्डर्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ड्यूज को रीपेमेंट करने में आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की। वेरी गुड। ड्यूज का मतलब इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, कोई भी ड्यूज, ऑल ड्यूज विल बी देयर। ओके। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज अगर किया है तो आपको देना पड़ेगा। किन में? बैंक्स पहला, एफआई दूसरा, और डिबेंचर होल्डर तीसरा। हर ड्यू के बारे में बात नहीं की, पहली बात तो क्लियर कर ले, सिर्फ 3 ड्यूज के बारे में बात की। अब क्वेश्चन आएगा, और ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन आएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या करूं, और ये भी नहीं पता पड़ेगा कि ये कारों का है क्या। योर आर्टिकल ब्रॉड 1 पॉइंट, सीनियर आर्टिकल इन द फर्म केम टू यू एंड सेज दैट सर there is a reschedulement process is going on with the banks, and bank has rescheduled the loan of the entity. Do we include anything in our report? Question कितना mysterious। क्या पूछ लिया? During the audit I found that one of the loan had been rescheduled with the nationalized bank. Sir, I just want to ask you, do we need anything to report in our audit report about this reschedulement? Sir, reschedulement और restructuring तो होगा ही तब जब आपने क्या किया होगा? Default. Once your account become default, in default, then only the reschedulement and restructuring is required. और रीशेड्यूलमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग होने से डिफॉल्ट दूर नहीं हो जाता। हो सकता है क्वेश्चन पलट के पूछ ले, एक कंपनी का अकाउंट बैंक में एनपीए हो गया, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने उस अकाउंट को रेगुलराइज करवा लिया थ्रू रीशेड्यूलमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग। नाउ दे आर सेइंग ऑडिटर, अब आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं कि हमने कोई डिफॉल्ट किया। सर, डिफॉल्ट तो किया था, इसीलिए ये सब परिणाम आप भोग रहे हो, तो मुझे तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने गड़बड़ की है। तो डिफॉल्ट, और अगर कोई डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट को तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रीशेड्यूलमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन से डिफॉल्ट दूर नहीं होते, उनके लोन की रिकवरी प्रॉपर हो जाती है, बस डिफॉल्टर तो आप हो ही। नेक्स्ट, whether company has given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institution and terms and condition whereof are prejudicial to the interest of the company. कंपनी ने क्या गारंटी दी है? गारंटी किसके लिए भैया?
फॉर whom the guarantee has been given? लोन टू, सॉरी, ऑडिटर ने गारंटी दी है किसको? सॉरी, कंपनी कंपनी ने गारंटी दी है किसको? किसी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। किस लिए? किसी और के लोन के लिए। हेलो। और वो गारंटी, पहली बात तो कंपनी ने गारंटी दी क्यों? जैसा कंपनी किसी को लोन नहीं दे सकती, ऐसी कंपनी किसी को गारंटी भी नहीं दे सकती। पहली बात तो कंपनी ने गारंटी दी क्यों? गारंटी देना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। रीजन फॉर गारंटी हैज टू बी इवेल्युएटेड बाय द ऑडिटर, और इफ एट ऑल इट इज समवेयर कनेक्टेड विद द बिजनेस, नो प्रॉब्लम। गारंटी क्यों दी? सर गारंटी इसलिए दी क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है? बैंक को। क्यों? बैंक उसको फाइनेंस करेगी, वो हमको स्मूथली रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स ला के देगी। वेरी गुड, दैट्स गुड, जेन्युइन रीजन। ये कौन है? बस हम राजू का बेटा है। कंपनी माइटास, तुम कौन? सत्यम। गारंटी क्यों दी? उसको प्लॉट खरीदने थे। उससे क्या होगा? उसका फायदा। कंपनी को कोई फायदा नहीं, बस ऐसे ही ग्रुप बढ़ेगा। यू कांट गिव एनी गारंटी फॉर दैट। और सुनो, क्वेश्चन आएगा, एक्स लिमिटेड गेव गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ वाई लिमिटेड ओवर एन अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द वाई लिमिटेड। अब कितने ही अच्छे इंटरेस्ट हो सर, कितने ही अच्छे इंटेंशन हो सर, कितना ही फायदा हो सर, अनसिक्योर्ड लोन के लिए गारंटी देना तो प्राइमा फेसी प्रिजुडिशियल है सर। पहली बात तो गारंटी देने ही पागलपन है। दूसरी बात, आपने गारंटी ऊपर से दे दी, वो भी कौन सी? अनसिक्योर्ड लोन की गारंटी। सर अनसिक्योर्ड लोन की गारंटी देना तो पाप है, क्योंकि अगर सामने वाले ने रीपेमेंट नहीं किया तो आपकी एसेट फोकट में निपट जाएगी। इसलिए अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए तो गारंटी देना मतलब प्राइमा फेसाई प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हो गया। तो वो जो बोल रहे हैं वो यही तो बोल रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन आर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इन माइंड इट वेरी केयरफुली, दिस इज अ मेन रिपोर्ट फॉर क्वालिफिकेशन ऑल्सो। मेन रिपोर्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। एडवर्स फंक्शनिंग है तो कंपनी की, सर क्या कर रहे हो? अनसिक्योर्ड गारंटी दे रहे हो, क्या होना क्या चाहते हो तुम लोग? एनरॉन बनना चाहते हो? एनरॉन कौन था? छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। वेदर द टर्म लोन्स, ये टर्म लोन कौन होते हैं? मोर देन 36 मंथ्स के लोन्स को क्या बोला जाता है? टर्म लोन्स, है ना। बैंकिंग लैंग्वेज में मोर देन 36 मंथ्स के रीपेमेंट शेड्यूल वाले लोन्स को क्या कहते हैं? टर्म लोन्स। ये बोल रहे हैं whether term loans were applied for the purpose for which the loan were obtained। तो सबसे पहले तो टर्म लोन को लो, और टर्म लोन को लिखने के बाद ये देखो कि टर्म लोन प्रॉपरली अप्लाई किए गए फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन टेकन। कितना मजा आएगा जब ये क्वेश्चन वो बहुत ही इनडायरेक्टली पूछकर आपके संपूर्ण मजे ले लेंगे। क्वेश्चन वो ये पूछेंगे, ऑन एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑडिटर फाउंड दैट देयर इज इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देयर इज इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी relating to capital expansion, but no considerable increase found in investing activity, though there is a considerable increase in outflow of operating activities। एक मिनट, this can be understood only by whom? Who knows what is cash flow statement। उन्हें तो एक्टिविटी पता है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही उन लोगों के अंदर। जिनको यही नहीं मालूम है कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है, वो क्या एक्टिविटी करेंगे अपने अंदर? नो एक्टिविटी। मैं क्या बोल रहा हूं आप सुनो।
On analyzing cash flow, it was found that there is a major inflow in the financing activity due to term loans. An auditor found that there is no considerable increase in the outflow of the investing activity, while there is a considerable increase in the outflow of the operating activity. As an auditor, do you have any reporting responsibility? अब ऑडिटर बोल रहा है अरे अपना क्या कैश फ्लो की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहाँ करूं, चलो कोड ऑफ एथिक्स चेक करता हूं वहां होगा, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग चेक करता हूं वहां होगा. सर कारो है ना सर, टर्म लोन्स हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर पर्पसेस फॉर विच दे आर देयर. इट्स एन इंडिकेशन. ऑडिटर को जाके देखना चाहिए कैसे क्यों हुआ. यार अपने ऑफिस में तो अपन ने कभी देखा नहीं है, तो देखो, जरूर देखो, वहीं से तो एविडेंस मिलेगा आपको कि टर्म लोन्स हैव बीन यूज्ड फॉर. बहुत क्लियर. सो लॉन्ग टर्म लोन्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. हम बस वही चाह रहे हैं. नेक्स्ट, जिसके लिए आपको बुलाया था आज, whether any fraud on or by the company has been noticed or reported during the year, and if yes, the nature and amount involved is to be indicated. क्या बोला? Fraud on or by the company. Fraud on the company or fraud by the company. Fraud on the company by third party, and fraud by the company with third parties. थर्ड पार्टीज ने कंपनी के साथ क्या किया हो? फ्रॉड. और कंपनी ने थर्ड पार्टीज के साथ क्या किया हो? फ्रॉड. तो आपको क्या करना है? रिपोर्ट. कहा? कारों में. अब मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछना है वो ये पूछना है कि वेदर देयर इज एनी अदर रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग दिस रिपोर्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. 143(12) 60 days. सर इसलिए आपको बुलाया. 143(12) में जाओ. आपके पास नोट्स हैं, आपके पास एक्ट है. गो टू 143(12). 143(12) कहता है एनी फ्रॉड विच इज कमिटेड बाय होम. और भगवान, कमिटेड बाय ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. और यहां हम जो फ्रॉड पढ़ रहे हैं वो क्या है? फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय थर्ड पार्टीज. तो दे विल नॉट बी कवर्ड अंडर 143(12). माइंड इट वेरी केयरफुली. थर्ड पार्टीज ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, इट विल नॉट बी कवर्ड बाय दिस क्लॉज ऑफ कारो. ऐसा नहीं हो जाए कि आपका दिमाग चल जाए और आप 143(12) में उनको हिदायत दे आओ कि 60 दिन के अंदर अंदर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सूचित करो. नो वे. फ्रॉड ऑन द कंपनी तो लेना ही नहीं है. फ्रॉड बाय द कंपनी, कंपनी ने फ्रॉड किया है तो कंपनी कैसे फ्रॉड करेगी? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फ्रॉड करेंगे थर्ड पर्सन के साथ. हेलो. And if there is any involvement of financial fraud of the management, then you have to take care of the same. आपको वहां पर वो रिपोर्ट करना है और साथ में एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो हमको फॉलो करनी है वो भी करनी है. इज दैट क्लियर? फ्रॉड ऑन द कंपनी और बाय द कंपनी वो आपको देखना है. नाउ इंपॉर्टेंट है इसकी ऐसे 240 भी पढ़ा था. उसमें हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा था मैनेजमेंट से कि क्या आपके पास कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है.
या अलेज्ड फ्रॉड है या ऑकर्ड फ्रॉड है, तो इफ देयर इज एनी फ्रॉड तो आप हमें क्या दो, सूचना। अगर आपके पास उसकी सूचना है तो आपको उसे यहां पे देना पड़ेगा रिगार्डिंग दी फ्रॉड। यहां जाके खत्म होती है आपकी कारो रिक्वायरमेंट। लेकिन पैराग्राफ 4 कहता है कारो का, वेयर इन ऑडिटर्स रिपोर्ट द आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन रेफर्ड इन पैराग्राफ 3 इज अनफेवरेबल और क्वालिफाई, या तो अनफेवरेबल होगा या तो क्वालिफाई होगा, द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है। वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन इन आंसर टू पर्टिकुलर क्वेश्चन, हिज रिपोर्ट शेल indicate such fact together with the reason why it is not possible for him to give an answer to such question। मतलब हर जगह प्रॉपरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट कारो। टुमारो मॉर्निंग आप मेरे साथ पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। 15 मिनट में मैं वो फ्लो चार्ट डिस्कस करूंगा। पहले दैट फ्लो चार्ट इज देयर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सेंसिटिव केस है, गाइडेंस नोट आ चुका है उसके ऊपर, इसलिए हमें वो पढ़ना जरूरी है। चलिए